हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों, इसके पहले का सीडीपी का भाग हो गया है और आगे चलते हैं मैथ के पोर्शन से लेकर मैथ, ईवीएस, हिंदी और इंग्लिश, इन सभी पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी क्रम में हमारा मैथ का पोर्शन है, अर्थात गणित एवं शिक्षण विधि, इसे लिया गया है। तो ये सवाल दिया गया है 5/2 और 2/5 इक्वल टू, यानी 5/2 और 2/5 बराबर है किसके। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहले लिखते हैं 5/2 और फिर है नेक्स्ट हमारा 2/5। ये कामा लगा हुआ है, तो यहाँ 5 को ये जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 25 और -2 दूनी 4 बटा 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 में से 4 निकल जाएगा तो 21/10 हो गया। और इसको अगर हम सही के रूप में देखेंगे, इसको और थोड़ा छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सही 1/10। 2 सही 1/10 अर्थात जो हमारा आंसर होगा वो पहला हो जाएगा ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सही 1/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना है। तो जो 5 अंकों की बड़ी संख्या है वो है 99,999 और ये 5 अंकों की बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है और छोटी संख्या हो जाएगी 100। इसमें योग पूछा है तो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 9 9 1 10 9 1 10 9 1 10, अर्थात ये हो जाएगा 1,99,000। तो 1,99,000 ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट हमारा तीसरा सवाल दिया गया है, इसको देख लेते हैं। ये दिया गया है 11 सही 1/4 मीटर लंबे तार, एक रोल से 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो तार की जो लंबाई पहले तार की लंबाई लिखते हैं। ये हो जाएगा तार की लंबाई दिया गया है 11 सही 1/4, ये मीटर दिया गया है। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4 11 चौक 44 45/4 हो जाएगा मीटर। इसके बाद प्रत्येक टुकड़े की लंबाई जो है, अर्थात प्रत्येक टुकड़े की लंबाई जो दिया गया है, ये दिया गया है 3/4। तो इसके जो टुकड़ों की संख्या है, अर्थात यहाँ जाते हैं टुकड़ों की संख्या देख लेते हैं। तो ये दिया गया है 45/4 और बटा इसे भाग कर देंगे, अर्थात एक टुकड़े की जो लंबाई प्रत्येक टुकड़े की 3/4 है तो 3/4 से भाग कर देंगे। तो भाग कर लीजिए 45/4 गुणे 4/3। ये 4 को 4 से काट देते हैं और 3 एकनम 3 और 3 और 3 × 5 = 15, यानी कुल मिला के 15 उत्तर हमारा आ जाएगा। 15 ऑप्शन ये में दिया गया है, तो ऑप्शन ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, यहाँ आ जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं। तो इसमें दिया गया है 1300 + 13 इकाई + 13 दहाई - 1000 बराबर है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले लिया है 1300, अर्थात ये हो जाएगा 13 × 100। उसके बाद फिर लिखा है 13 इकाई, तो 13 इकाई फिर प्लस लगाएंगे और 13 इकाई का स्थान होता है 1, तो 13 × 1 हो जाएगा। उसके बाद 13 दहाई है, तो 13 × दहाई के स्थान पर 10 होता है, तो 10 हो गया। फिर उसके बाद लिखा है -1000, तो चलिए ये हो जाएगा 1300 और ये +13 हो जाएगा और ये +130 हो जाएगा, ये -1000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो ये 3 हो गया, उसके बाद 3 और 1 4, ये 4 हो गया।
और फिर 1 हो गया और 3 1 4 हो गया, यानी कुल मिला के 1443 माइनस 1000 हो गया। तो ये हो जाएगा 1443 में से जब 1000 निकाल देंगे तो 443 हो जाएगा, और 443 हमारा सी ऑप्शन दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 5 है। 5 नंबर में कहता है यदि 0.239 और प्लस 2.93 माइनस 1.29 बराबर होता है 3.92 माइनस के, तो के में क्या जोड़ा जाए कि 3 के बराबर हो जाए। तो ये सवाल 5वां नंबर है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो दिया गया है ये 0.239, उसके बाद प्लस है 2.93 माइनस 1.29 बराबर दिया गया है 3.92 माइनस के दिया गया है। तो चलिए इसको यहीं लगा लेते हैं। तो ये दिया गया है सिंपल सा 239 जोड़ लेते हैं। उसके बाद ये दिया है 2.93, उसके बाद दिया है ये माइनस में दिया गया है बाद में। तो सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा 9, 3 और 3 6 हो जाएगा, और 9 2 11 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, अर्थात इतना आ गया। फिर इसमें घटा लेते हैं 1.29, तो ये हो जाएगा 9, और 16 में से 9 निकल जाएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ से एक कैरी लाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 2 में से 1, अर्थात 1 ये हो जाएगा 1.879 बराबर इधर आ जाते हैं 3.92 माइनस के हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, अब अगर इधर इसको लाते हैं तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये 3.92 में से 1.879 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये 11 में से 7 निकल जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा दशमलव, और यहाँ जो है 1, ये 3 है, 3 2 हो जाएगा। तो 2.041 हो जाएगा कुल मिला के, और माइनस इधर, माइनस के इधर रहेगा, माइनस इधर ही आएगा, तो ये माइनस माइनस हट जाएंगे तो हो जाएगा 2.041। तो ये हो जाएगा 2.041। चलिए इसको हटा लेते हैं। तो फाइनली हमारा आ गया है ये आ गया है 2.041, ये आ गया है उत्तर। उसके बाद में यहाँ देखते हैं तो 2.041 प्लस x जोड़ेंगे बराबर 3, ये कह रहा है कि 3 के बराबर हो जाए। तो यहाँ इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अर्थात इधर 3 है, इधर हो जाएगा 2.041, ये घटा लेते हैं यहाँ। तो ये 3 पहले लिखेंगे, उसके बाद इसमें से घटा लेंगे 2.041, ये घटा लीजिए। तो ये 10 में से 9 निकले, 1 निकलेगा 9 हो जाएगा, और 9 में से 4 निकलेगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, अर्थात 0.959 ये आ जाएगा। तो 0.959 अर्थात डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर आता है 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। इसमें दिया गया है 60, 72, 84 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योगफल क्या है। तो चलिए इसको लिखते हैं 60, 72 और 84 का। तो ये आता है 60 और 72 और 84 का। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3, या 2 दूनी 4 3 12, 12 और गुणे 5, 12 पंच 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद 72 का देख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 और गुणे 3, 2 दूनी 4 और दूनी 8, 8 3 24 और 24 3 72 हो जाएगा।
इसी प्रकार 84 का देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84 हो जाएगा। अब यहाँ 2 के गुणज हमको देखने हैं, क्योंकि इसमें कह रहा है जो सबसे छोटे गुणज हैं, तो सबसे जो छोटे हैं वो 2 ही हैं। तो 2 को सबसे पहले गोला कर लेते हैं, अर्थात ये कलर चेंज कर लें। तो 2 ये है, 2 ये है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ 3 मिल रहा है तो यहाँ भी 3 है। इसी प्रकार ये 2 है, ये 2 है, और 3 इसमें भी मिल रहा है। तो इसका एलसीएम जो बनेगा, अर्थात इसका एचसीएफ बनेगा, यानी मासा बनेगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, अर्थात 2 मिल रहा है 2 बार और 3 मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा, 12 हो गया। और उसके बाद ये इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम यहाँ हो जाएगा, एलसीएम इसका ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, अर्थात ये सबका हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा गुणे 3 और गुणे 5 और गुणे 7 हो जाएगा। तो इसका जो कुल हो जाएगा वो हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 2520। चलिए इसको थोड़ा वॉश कर लेते हैं। तो ये कुल मिला के आ गया 2520। ये 2520 हमारा आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं। फिर आगे दिया गया है, इसका योगफल निकाल देते हैं। तो अभीष्ट योगफल देख लेते हैं। योगफल इसका हो जाएगा ये 12 प्लस 2520। तो ये हो जाएगा 2520 में 12 अगर जोड़ देंगे तो ये 2532 हो जाएगा। 2532 इसका आंसर हो जाएगा, और 2532 दिया गया है ऑप्शन बी में। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यह है रमा के पास केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट हैं, यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 25 है और 1600 रुपये हैं। अर्थात नोटों की संख्या जो है 25 है और कुल रुपए जो हैं उसके पास 1600 रुपये हैं। तो उसके पास 50 और 100 के नोटों की संख्या क्रमशः ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये सवाल दिया गया है। तो मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है। तो यहाँ लिखते हैं माना 50 रुपये के नोट, यानी नोटों की संख्या जो है वो है x रुपये है, यानी x है। फिर आते हैं, अब 100 रुपये का देख लेते हैं। तो 100 रुपये की जो नोटों की संख्या है, तो ये पहले ही बता रखा है कि 100 रुपये की जो नोट संख्या है वो 25 है, और 25 का मूल्य बनता है 1600 बताया है। तो यहाँ जो 100 रुपये के नोटों की संख्या है, नोटों की संख्या, तो ये आ जाएगा, सीधा बोल दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 25 और माइनस x, ये 25 माइनस x हो जाएगा। उसके बाद ये 50x हो जाएगा प्लस 100, और यहाँ 25 हो जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि ये दिया गया है 25 माइनस x। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मिटा लें। एक मिनट, ए भाई रुक जाओ, ये है, हाँ चलिए इसको 25 माइनस x लिख देते हैं। क्या क्या कर रहा है भाई। चलिए पहले इसको साफ करके फिर से लिखते हैं। इसको साफ करके फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ दिया गया है, ये हो जाएगा 50x प्लस 100, और हो जाएगा 25 माइनस x, और बराबर हो जाएगा 1600 के। तो इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 50x प्लस हो जाएगा 100 को अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, और माइनस हो जाएगा 100x, बराबर हो जाएगा 1600। थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं। तो ये 2500 दिया गया है और ये 1600 दिया गया है। तो यहाँ इधर लगते हैं 50x प्लस
सॉरी माइनस 100x और बराबर के इधर हो जाएगा 1600 में से 2500 निकल जाएगा। तो 1600 में से अगर 2500 निकल जाएगा तो ये बचेगा 900, 900 बच जाएगा। अर्थात ये माइनस इधर 50 हो जाएगा, 50 से 100 निकलेगा तो माइनस 50 हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, यानी माइनस 50x बराबर माइनस 900। तो माइनस माइनस से हट जाएगा, ये 50x बराबर हो जाएगा सीधा 900 और x बराबर हो जाएगा 900 बटा 50। 0 से 0 गया और 5 एकनम 5 और 5 एकनम 5 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, कुल हो जाएगा 18 यानी 18 हो गया। तो x का जो मान था यहाँ लिखते हैं, x का जो मान था वो 18 आ गया। अब यहाँ 100 रुपये की नोटों की संख्या जो थी यहाँ लिखा गया था 100 रुपये के नोटों की संख्या, तो 25 माइनस x था, तो इसी फार्मूले पर रख देते हैं। तो 25 माइनस 18 जब हो जाएगा तो 2 और 5 2 7 हो जाएगा। अर्थात जो हमारा क्रमशः नोटों की संख्या आ गई तो 18 आ गया और 7 आ गया। तो यहाँ पूछा गया था कि नोटों की संख्या क्रमशः 100 रुपये और 50 रुपये का है, तो 50 का जो नोट होगा और अनुपात 100 का होगा, अर्थात 50 और 100 के नोट होंगे। 50 का नोट होगा 18 और 100 का होगा 7। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 और 7 नोट क्रमशः ये हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो दिया गया है सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में 9:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वो अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 35 मिनट की देरी से पहुंची। इस गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है? तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद 1 मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर जाने दें। हाँ, ये आ गया। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन नंबर है। तो सविता गोष्ठी में जो पहुंचने का समय है सविता के, तो वो है 9:30 यानी 9:30 पर ये सविता गोष्ठी के समय में पहुंची है और 15 मिनट पहले पहुंची है। तो यहाँ जब इसको घटा देंगे तो यानी 0.15, ये 15 मिनट पहले पहुंची है, तो ये समय हमारा एग्जैक्ट समय जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9:15। वैसे ही देख लीजिए 9:30 पे पहुंची है और 15 मिनट पहले जो है पहुंच गई है, तो ये घटा देंगे तो एग्जैक्ट समय आएगा 9:15, अर्थात ये हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद सविता अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है। तो सहकर्मी से आधा घंटा पहले की बात की जाए तो अर्थात सविता के पहुंचने का समय था ये 9:15 था और इससे भी ये आधा घंटे पहले अगर पहुंची है तो ये हो जाएगा 8:45। अर्थात ये 8:45 में पहुंच गई और सहकर्मी यानी सहकर्मी गोष्ठी के लिए 35 मिनट देरी से पहुंची। तो सहकर्मी जो उसकी थी ये 35 मिनट देर से पहुंची, 35 मिनट देर से। तो 35 मिनट जब देर से पहुंची तो गोष्ठी का जो समय था वो था 9:45। और 9:45 में से 35 मिनट जब घटा देंगे, क्योंकि 35 मिनट जो है देरी से पहुंची है, तो कुल मिला के आ जाएगा 9:10 AM। तो 9:10 AM अर्थात 9:10 AM बी आप ऑप्शन मिल जाएगा, तो बी इसका जो है उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1 मिनट, ये 9वां क्वेश्चन था। 9 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये 9वां नंबर दिया गया है।
दिया है किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं। किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 ml पानी की आवश्यकता है। यदि एक बोतल में 840 ml पानी भरा हुआ है तो ऐसी बोतलों की आवश्यकता होगी जिसमें कमरों के सभी पौधों को 3 दिन पानी दिया जा सके। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कमरों की संख्या। तो कमरों की संख्या की बात की जाए तो कुल कमरे हैं ये हैं 28, यानी जो कुल कमरे हैं वो हैं 28। उसके बाद प्रत्येक कमरे में पौधों की संख्या, तो प्रत्येक कमरे में पौधे जो हैं, कुल पौधे हैं ये 6 हैं। प्रत्येक पौधे में आवश्यक पानी की मात्रा होती है तो होती है 180 ml, क्योंकि यहाँ दिया गया है 180 ml होता है ये। तो 180 ml जो है प्रत्येक पौधों के लिए आवश्यक होता है। और 3 दिन के लिए देना है हमको, 3 दिन के लिए। तो 3 दिन की बात जब की जाए तो ये हो जाएगा 28 गुणे 6, क्योंकि ये 6 कमरे हैं, और गुणे 180 ml दिए जाना है, अर्थात 28 हो गया, कमरे हो गए कुल। प्रत्येक कमरे में 6 हैं तो गुणे 6 हो गया, और गुणे 180 ml दिया जाना है। तो ये कुल मिला के जो आ जाएगा हमारा उत्तर, तो इसको गुणा कर लेते हैं। तो 0 हटा देते हैं पहले, ये हो जाएगा 6 8 48, और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 168 हो गया। 18 से कर देते हैं तो 8 28 64, 8 6 48 और 6 जो है 54 हो गया, 4 और 8 कम 8 और 1 मिनट, 8 28 64 और 8 6 48, 2 50 4 54, 8 कम 8 5 13, 1344 हो गया। तो हो जाएगा ये 8 8 6 और 1, तो हो जाएगा 4 और 8 4 12 और 6 3 9 1 10 2 1 3, यानी कुल मिला के हो जाएगा, 1 0 और बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 30,240। ये आ गया 30,240, 30,240 आ गया। अब चलिए थोड़ा इसको वॉश कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है आ गया है उत्तर, अर्थात 30,240। इसके बाद एक बोतल में पानी की जो मात्रा है, तो पानी की मात्रा एक बोतल में दिया गया 840। तो यहाँ लिखते हैं एक बोतल में, चलो ये भी साफ कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो स्थान हमको मिल जाएगा लिखने के लिए। चलिए इसको हटा लेते हैं। तो ये दिया गया है, अर्थात एक बोतल में पानी की मात्रा, तो हो जाएगा एक बोतल में पानी की मात्रा, समझते चलिए इसको। तो कुल दिया है 840 ml, 840 ml दिया गया है। अब 3 दिन के लिए चूँकि करना है, 3 दिन के लिए, तो 3 दिन की बात की जाए तो आवश्यक बोतलों की संख्या जो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 30,240 यहाँ से जो आया था हमारा, और बटा 840, क्योंकि ये 840 इसकी मात्रा है बोतल की, और गुणे हो जाएगा 3। तो 0 को 0 से हटा दिए, और उसके बाद 2 से इसको काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, और इसको भी छोटा छोटा काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 छक 12, ये 21 हो गया। ये इधर 756 हो गया, यहाँ लिख लेते हैं आगे 756 बटा 21 गुणे 3, अभी ये बचा हुआ है, तो 7 से काट देते हैं, 7 त्रिक 21, 7 अकनम 7 और 7 8 56, 108 आ गया। और 3 अकनम 3, 3 त्रिक 9 और 3 छक 18, कुल मिला के आ जाएगा 36 गुणे 3, तो 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 त्रिक 9 1 10, कुल मिला के आ गया 108। और यहाँ से भी इसको डायरेक्ट काट सकते थे तो 108 मिल जाता हमको। तो 108 बोतल जो है, 108 बोतल, यानी 108 बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी।
और 108 बोतल हमारा ये ऑप्शन में दिया गया है। तो कुल तो आ गया 108 बोतल, और जो हमारा ये दिया गया है 108 बोतल ये ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 होगा। 10 देखते हैं, 10 पे चलते हैं। इधर 10 कहाँ गया, 1 मिनट आगे निकल गया। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये 10 है। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 18 है और 48 सेंटीमीटर है, और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप जो है, सबसे पहले परिमाप देखते हैं। तो वर्ग का परिमाप यानी वर्ग लिख लेते हैं। वर्ग का परिमाप जो हो जाएगा ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है, अब प्रत्येक भुजा निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में। तो यहाँ 48/4 हो जाएगा। तो 4 का नम 4, 4 और 4 दूनी 8, कुल मिलाकर ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी प्रकार आयत की चौड़ाई पूछा गया है। तो आयत की चौड़ाई ये हो जाएगा 12 और -4 हो जाएगा, क्योंकि 8 सेंटीमीटर इधर आ रहा है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो कम कर दिए यहाँ। अब आता है ये कुल मिला के हमारा 8 उत्तर आ गया। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ देखने से पहले जो लंबाई है यानी 2, लंबाई और +8 ये प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ जो है लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है, इसका जो परिमाप होता है आयत का परिमाप होता है 2l + b, अर्थात 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 2 हो गया, और लंबाई लंबाई अभी नहीं निकालना है, और ये 8 जो है दिया गया है, तो ये हमारा चौड़ाई आ गया। आयत की चौड़ाई यहाँ से निकाल लिए, और बराबर इसका हो गया 48 की। तो इसको हल कर लेते हैं। तो लंबाई बराबर हो जाएगा, लंबाई बराबर यहाँ 48/2 हो जाएगा, ये इधर चला आएगा। तो 2 का नम 2 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कुल मिला के लंबाई आ गया 24 इधर, और -8, 24 -8 यहाँ बचा प्लस में, तो -8 में हो जाएगा। ये घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, कुल 16 हो जाएगा, अर्थात ये आ गया 16 सेंटीमीटर। अब एक तो आ गया 16 सेंटीमीटर। चलिए यहीं थोड़ा इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, अब आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई इसमें है, तो ये दिया गया है कुल लंबाई आई है 16 और 8 आया है चौड़ाई जो आयत का आया है। तो ये 16 8 128 हो जाएगा, और वर्ग सेंटीमीटर यही उत्तर हो जाएगा। तो 128 वर्ग सेंटीमीटर आपका ये में दिया गया है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 11। निम्न में से किसमें डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है, ये बताना है। तो इसमें दिया गया है 5 और 1/3 समकोण में, 5 और 2/3 समकोण में, 5 और 1 आधे समकोण में, 5 और 1 छठान समकोणों में। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये 440 से 25 डिग्री अधिक है, अर्थात यहाँ डिग्री की बात की जाए तो 440 से 25 डिग्री अधिक है, ये डिग्री हो गया यहाँ। और अब इसको जोड़ते हैं। तो ये 440 में 25 अगर जोड़ा जाएगा तो ये 5 हो जाएगा,
और ये 4 और 2 6 हो जाएगा, और 4 ये हो जाएगा, यानी 465 हो जाएगा, 465 डिग्री हो जाएगा इधर। और समकोण जो होता है वो होता है 90 अंश का। समकोण जो होता है वो होता है 90 अंश का, अर्थात कुछ इस तरह होता है, इस तरह सीधा सीधा ही होगा, 90 अंश का होगा। तो 465 डिग्री बराबर हो जाएगा 5 गुणे 90। तो ये 5 गुणे 90 और प्लस 15 हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो 465 जो है, 465 बराबर 5 गुणे 90 प्लस 15, ये 90 है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये 5 गुणे 90 और प्लस ये 15 बटा 465। चलिए इतना साफ कर लेते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें है तो ये हो जाएगा 465 बराबर 5 गुणे 90 प्लस 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर लिखते हैं 5 गुणे 90 प्लस 15 और बटा 90। अर्थात जो इसका उत्तर आ जाएगा ये 5 समकोणों के। तो 5 समकोण जो है, 5 समकोण, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट आंसर वो डी हो जाएगा, 5 और एक छठान समकोणों में डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है ये 6.75 मीटर लंबे तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। तो यहाँ जो टाइलों की संख्या अर्थात ये है 6.75 मीटर, ये लंबाई में है, और इसको सेंटीमीटर में अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 675 सेंटीमीटर। 100 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है 4.5 मीटर लंबे चौड़े फर्श। तो 4.5 मीटर लंबे चौड़े फर्श हैं, तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर में इसको बना लेंगे। चलिए प्रश्न में दिया गया है आवश्यक टाइलों की संख्या। तो हो जाएगा आवश्यक टाइलों की संख्या, ये दिया गया है 675 गुणे 450 बटा 45 गुणे 45। अब इसको हल करने पर इसको देख लेते हैं। तो 45 एकनम 45 और 45 एकनम 45 10 हो गया, और 5 नवा 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ये 9 से काट देते हैं, 9 सतह 63 हो गया, और ये बचा 4, 9 पचे 45, यानी कुल आ गया 75 और गुणे 2। तो 75 दूना होता है 150, और 150 इसका ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है किसी कक्षा के 21 बच्चों के भार केजी में दिए गए हैं। अब ये भार दिए गए हैं, एक मिनट इसको हटाने पड़ेंगे पहले। हाँ, तो ये दिया गया है फिर कितने बच्चों का भार 45 केजी से 50 केजी के बीच में है। तो इसमें जो प्रश्न के आधार पर दिया गया है 45 और 50 किलोग्राम के भार के बीच की जो संख्या है वो देख लेते हैं कौन सी संख्या है। 45.21 हो गया, उसके बाद आता है 46 हो गया, और 46.8 हो गया,
उसके बाद 45.8 भी हो गया, फिर 47.3 हो गया, 49.2 हो गया, और इधर तो होगा नहीं, ये 47.8 भी 50 के अंदर है। उसके बाद में फिर चलते हैं, ये 48 हो गया, 49 हो गया, 46 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये सभी 10 हो गए कुल मिला के। ये 10 अर्थात हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 14 दिया गया है, निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 5 महीनों में बेचे गए वाहनों की संख्या प्रदर्शित करती है। ये महीना दिया गया है, बेचे गए वाहन दिए गए हैं, अर्थात जनवरी में दिया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में दिया है। विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या और फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या से कितनी कम है। तो क्या करना है, सबसे पहले जनवरी का लेते हैं और जनवरी का और मार्च का। तो जनवरी का तो है 225, यहाँ लिख लेते हैं 225, और मार्च का जो है 200 है 72। इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 4, ये 497 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार फरवरी का और अप्रैल का और मई का लेते हैं। तो फरवरी का है 318, 1 मिनट, 318, और अप्रैल का है 180, इसी प्रकार मई का है 178। इसको जोड़ लेते हैं तो 8 और 8 16 हो गया, और 2 हो गया, और 2 8 2 10, 10 7 17 हो गया, और 4 4 और 2 6 हो गया, यानी 676 हो गया। और 497 इन दोनों महीनों का था, तो 497 इसमें से घटा देते हैं। घटाने पर हमको 16 में से 7 निकलेगा तो 9 होगा, और ये 16 में से 9 निकलेगा तो 7 होगा, और यहाँ बचा 5, 5 में 4, 179 हो जाएगा। तो 179 बी ऑप्शन में दिया गया है, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है 115। 115 में दिया गया है, न्यू पैटर्न अवलोकित कीजिए। निम्न पैटर्न का जो है अवलोकन करना है। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 5 = 11, 11 + 7 = 18, 18 + 11 29, और 29 + 13 42। इसी प्रकार 42 + x बराबर होता है y। तो इसको हल करना है। अब इसमें जो है x + y का मान हमको क्या है ये निकालना है। तो ये दिया गया है, इसी के आधार पर ये यहाँ जो पूरा सिस्टम दिया गया है, 1 + 2 = 3, ये सारी चीज़ें। तो प्रथम संख्या और पहली संख्या अभाज्य संख्या होती है, योग ज्ञात करके इसका जो अभाज्य संख्या क्रमशः लिखते हैं। तो जिस प्रकार से ये 29 + 13 42 दिया गया है, अब सबको देखने पर यहाँ जोड़ते चले जाते हैं। जो इधर आता है, अर्थात ये 3 आया तो 3 में 3 जोड़ दिए। उसी प्रकार जो 11 आया तो 11 में 5 और 2 2 का यहाँ अंतर हो रहा है, और फिर उसके बाद 18 आया, 18 में 11 जोड़ दिए। तो इन सभी जो है अभाज्य संख्याओं को जोड़ते चले गए। तो यहाँ जो हमारा आया है 42 आया, यहाँ से उठा लेते हैं। तो ये 42 + 17, तो ये हो जाएगा, अभाज्य संख्या लेते हैं तो ये हो जाएगा 59। तो x बराबर जो हमारा मान आ गया वो आ गया 17, और y का मान जो आ गया बराबर हो गया 59। ये 59 आ गया y का मान। अब यहाँ रख देते हैं x + y, क्योंकि ये चीज़ें इसी के आधार पर चल रही हैं। बराबर होता है 17 + 59, यानी x का मान 17 है, y का मान है 59। ये दोनों जोड़कर हो जाएंगे 9 7 16, और 5 1 6 1 7, ये 76 हो जाएगा। और 76 दिया गया है, किस विकल्प में दिया गया है, तो 76 हमको देखना है। 76 दिया गया है ये बी विकल्प में, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, यह है जिनमें अधिगमकर्ताओं के केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो,
जो आम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो या जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े और जिनके शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो। तो अधिकतम हस्तक्षेप तो कोई बात ही नहीं है शामिल होने की। और आता है जो मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़े और जो आम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो, ये भी कोई जरूरी नहीं। जिनमें अधिगमकर्ता केवल उपदेशात्मक संवेकता, ये भी जरूरी नहीं है। तो हमको जो है ये गतिविधि सम्मिलित करनी चाहिए जो मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़े। अर्थात जो हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 है, इसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण का अधिगम ऐसी गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ती हैं, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ ये बढ़ने की प्रक्रिया जो है अधिगम कहलाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा है ये प्रश्न संख्या 17, उसको देखते हैं। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है, ये 17 नंबर है, जब 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया तब बच्चों के एक समूह ने 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया। एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों की त्रुटि सही करने के लिए कैसे समर्थन देंगे? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन हमारा है निरूपित करने के लिए, यानी दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसी हस्त कौशल सामग्री का उपयोग द्वारा समझाएंगे। तो इसमें समझाने की प्रक्रिया आती है, तो समझाया जाएगा, वो अच्छी प्रक्रिया है, अर्थात समझाएंगे तभी बच्चे समझेंगे। चलिए आगे भी देख लेते हैं। दशमलव संख्याओं के प्रसारित रूप को श्यामपट पर लिखिए और विद्यार्थियों को अपना सही उत्तर करने के लिए कहे। विद्यार्थी जब कर लेगा तो टीचर क्या करेगा? तो चलिए ये भी गलत हो गया। ये सी वाला है, अभ्यास के लिए समान प्रकार के अधिक उदाहरण दीजिए। तो समान प्रकार के उदाहरण देने की बात कर रहा है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा हमारा है, यानी अगला पॉइंट है, हाँ ये डी ऑप्शन दिया गया, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए और प्रक्रिया समझने के लिए कहिए। ये खुद से नहीं समझ पाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही होता है। अर्थात दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान प्रणाली को अबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री का उपयोग द्वारा समझाना जाना चाहिए। तो ये जो है इसका सही राइट जवाब लग रहा है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। हाँ ये 18 इधर है, 18 नंबर है। कक्षा 3 के विद्यार्थी ने योग प्रश्न में निम्नलिखित प्रकार के हल किया, जैसे 5128 को 2707 से जोड़ने पर ये हमको मिला 78,215। अपनी त्रुटि ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी? अब इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। तो ऑप्शन है विद्यार्थी को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहें। तो ये तो संभव नहीं है। और विद्यार्थी को सन्निकटन का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। तो ये सही है। आगे भी देख लेते हैं। प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थी को अपना उत्तर जांचने के लिए कहें या विद्यार्थी को गणक या कैलकुलेटर उपयोग करने के लिए कहें। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सूटेबल उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा विद्यार्थी को सन्निकटन का उपयोग करके योग ज्ञात करने, अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें, अर्थात बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वो होगा 19 नंबर। 19 देखते हैं। 19 में दिया गया है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं के एक शिक्षण साधन के रूप में टेस्लेशन यानी टाइलिंग जो है सबसे उपयुक्त निरूपित करता है? तो इसमें ज्यामिति में क्रियाविधिक अधिगम को विकसित करने के लिए गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट बी ऑप्शन आता है कोणों को मापने के लिए, ये भी नहीं सही है। ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग कर पैटर्न बनाने के लिए ये सही हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो आता है 20वां देखते हैं। 20 नंबर दिया गया है, दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन कहता है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है ताकि परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को सुधारा जा सके। ये नहीं है। और कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारा किया जा सके। नए पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों को भार कम किया जा सके। तो इसका कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़ें, अर्थात रटने का कोई प्रावधान नहीं है। बच्चा स्वयं जो है अनुकरण करके, देख करके, सीख करके, बोल करके, चाहे जैसे भी, रटना नहीं है लेकिन वास्तविक दृष्टि से इसको समझना है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर कहता है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अध्ययन केंद्रित होना चाहिए। कार्य विधियों को कंठस्थ करने पर। तो दूसरा भी आता है कार्य विधियों को कंठस्थ करने पर हो गया। और अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों और पहेलियों को गतिविधियों पर और पहाड़ों, गणना आदि के रटांत अधिगम पर या प्रकरण टॉपिक पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली से विधि को सीख सके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी में दिया गया है अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों और पहेलियों अर्थात खेल खेल में बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुसार NCFSC यानी NCFSC का मतलब है तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी एजुकेशन, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्री स्कूल एजुकेशन या नेशनल कम्युनिटी फॉर स्कूल एजुकेशन या नेशनल कम्युनिटी फॉर फोकस इन स्कूल एजुकेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन अर्थात NCF इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 से कहता है, ये प्रश्न संख्या 23 हमारा कहता है समतल पृष्ठों और वक्रों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की मदद। समतल पृष्ठों और वक्रों के बीच जो है अंतर करने में विद्यार्थियों की मदद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है। तो इसका ऑप्शन है समतल और वक्र पृष्ठों का मॉडल दिखाना, विभिन्न पृष्ठों और वीडियो को दिखाना, या एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुओं जैसे गोला, बेलन, घन आदि को लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करना। और हमारा अगला ऑप्शन है श्यामपट्ट पर आकृतियों को बनाना और उनको समतल पृष्ठों और वक्रों पृष्ठों के रूप में वर्गीकृत करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुओं जैसे गोला, बेलन, घन आदि को जो है लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करने की प्रक्रिया ये सबसे सही विधि मानी गई है। तो ये सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो यह है 24 नंबर। 24 नंबर कहता है बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा के गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और गणित कैसे सीखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन प्रमाण दे रहा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं शिक्षक द्वारा यह बताए जाने के लिए कि किसी एक प्रकार के प्रश्न कैसे हल करना है विद्यार्थियों को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को हल किए गए प्रश्नों को अच्छी तरह से देखने की और कलन विधि को याद करने की आवश्यकता है और विद्यार्थियों को सीखी हुई कला विधियों यानी कार्य विधियों को सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्य विधियों को समझ पर केंद्रित करने और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। तो ये सी ऑप्शन हमारा हो गया। तो दोस्तों इसमें जो है सी ऑप्शन केवल वैलिड है। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्य विधियों को सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्य विधियों को समझकर केंद्रित करने की महत्व देने की आवश्यकता होती है।
अर्थात कहने का मतलब यह है कि अच्छी से अच्छी प्रकार से समझ हो, ना तो रटना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, लेकिन अच्छी तरह से समझ करके और विधियों को सटीक तरीके से जो है केंद्रित करके उसको महत्व देना है। अर्थात बहुत ही सटीक और समझ करके लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाँ तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, बी अर्थात ओनली सी, और ओनली सी ये बताया ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। तो दोस्तों 25 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 25 से कहता है कि निम्नलिखित परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है, यानी परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित अध्यापक है। अपने विद्यार्थियों को संख्या बढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं और विभिन्न समुच्चय देता है। उनसे दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। तो वो किसको विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा को विकसित कर रहा है, या स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित कर रहा है, या संख्याओं को क्रम सूचक बोध में कर रहा है, या संख्याओं के गणन को यानी गणना करने के बोध को जो है प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो संख्याओं के गणन संख्या को अर्थात कार्डियल का बोध कर रहा है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वो है 26 नंबर। 26 नंबर ये कहता है, चलिए 26 नंबर पर चलते हैं। 26 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन में कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं हैं? तो ऑप्शन है, एक सार्व कक्षा परीक्षा है, एक प्रश्नावली है, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन है, या निर्देशित शिक्षण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन है, यानी करके सीखना जो है सबसे अच्छी तरकीब मानी जाती है। करके सीखना तो दिमाग में सेट हो जाता है। बाकी याद करने से ये अस्थाई नहीं होता है, रटना अस्थाई नहीं होता है, लेकिन ये करके अगर वस्तु जो कोई कार्य करके प्रैक्टिकली तौर पे बच्चा सीखता है तो वो उसके दिमाग में छप जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 27 नंबर। 27 नंबर देख लेते हैं। तो 27 नंबर में दिया गया है, यह है प्राथमिक स्तर की एनसीईआरटी कि गणित की पाठ्य पुस्तकों में विविध रूप से कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ, खेल शामिल हैं। इनको सम्मिलित करने में सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है तो गणित का पाठ्यक्रम कम करना है, गणित को बच्चों में दैनिक जीवन से जोड़ना है, बच्चों को फुर्सत की गतिविधियाँ उपलब्ध कराना है, या गणित की कक्षा में हास्य परिहास के लिए अवसर प्रदान करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गणित के बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ना है। अर्थात पहली बात तो पुराना ज्ञान उनको क्या है उसको ला करके और वो कब अब तक क्या क्या सीखे हैं सबको जोड़ करके नए ज्ञान में उसको जोड़ देना, अर्थात पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ देना है। और दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती हैं गणित से संबंधित उनको जो है उसी में मिक्स कर देना है, जोड़ करके दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करना है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है 28 नंबर। 28 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि के रूप में नहीं करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है, या एक बच्चा गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है, या एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है, या बच्चा जो है श्यामपट्ट से प्रश्नों को नकल करके लिख रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात एक बच्चा श्यामपट्ट पर से प्रश्नों को नकल करके लिख रहा है। जैसे श्यामपट्ट पे सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं तो बच्चा क्या करता है, देख करके उसको देख करके उसका अनुकरण करके वो उसको उतार लेता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चा जो है नकल करके श्यामपट्ट से प्रश्नों को लिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 29 नंबर। 29 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 29 नंबर कहता है,
यह है निम्नलिखित में से, एक मिनट मार्कर ले लें, कहाँ गए भैया मार्कर, एक मिनट भैया कहाँ चला गया। ये आता है 29 नंबर, ये है 29 नंबर। तो यहाँ देख लेते हैं, ये दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है। तो बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है, माता पिता को प्रतिपुष्टि देने में उपयोगी है, बच्चों का नामीकरण करने में मदद करता है, यह सत्र अंत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है। अर्थात बच्चा क्या क्या नहीं सीख पाया, उसके सीखने में क्या क्या कमियां रह गई हैं, उनकी पहचान करना और उनको उस पर पुनः जो है समझाना, ये इसके अंतर्गत आता है। अर्थात बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानना और उसको दूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं। तो 30 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 30 ये कहता है कि एक शिक्षिका 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय देने हेतु केवल आयताकार और वर्गाकार आकृतियों का प्रयोग करती है। और एक विद्यार्थी खड़ा होता है और शिक्षक या शिक्षिका को से ये पूछता है कि यदि मेरा कक्ष ही आयताकार और न ही वर्गाकार है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूं तो कैसे ज्ञात होगा। बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कौशल या व्यवहार प्रदर्शित किया गया है। तो ऑप्शन दिया है क्षेत्रफल की अवधारणा की पूरी समझ में कमी है, या बच्चा विद्रोहपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, या बच्चा कक्षा में शरारती हो रहा है। और नेक्स्ट आता है, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है तो वो है ऑप्शन डी, बच्चा एक अर्थपूर्ण तर्क एवं गणितीय समस्या पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्चा जो है एक अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण गणितीय समस्या पूछ रहा है। अर्थात बच्चे के समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो किस आयताकार में है, यानी किस आयताकार में है या वर्गाकार में है या कैसा है, तार्किक रूप से अपने अध्यापक से पूछ रहा है। अर्थात उसके समझ में अभी ये समस्या नहीं आई है, तो समस्यात्मक रूप से वो समस्या अपना पूछ रहा है कि इसको तार्किक रूप से हम कैसे हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। तो 30 नंबर दिया गया है, कहाँ चला गया 23। अब आता है 30 नंबर हो चुका है, तो आता है पर्यावरण में। ये पर्यावरण पोर्शन आता है। पर्यावरण से देख लेते हैं। तो पर्यावरण का पहला अध्ययन करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसके अंतर्गत जो है पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण विधि, अर्थात पर्यावरण अध्ययन से सवाल है और शिक्षण विधि पर्यावरण का कैसे किया जाता है ये दिया गया है। तो किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जीवन शैली का परीक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया कि यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने पीने की वस्तुओं जैसे टैपियोका, यानी जिसको कसावा कहते हैं टैपियोका को, और नारियल को अपने घरों के आंगन में उगाते हैं और इससे बने खाने जो बनते हैं उससे बड़े चाव से खाते हैं। तो इसमें जो है और आगे देख लेते हैं। तो ये तो जो है क्वेश्चन दे दिया गया। अब ये किस राज्य में जो है, किस राज्य से संबंधित है ये बताना है हमको। तो इसका जो राज्य होना चाहिए वो केरल राज्य होता है। अर्थात केरल राज्य में जो है वो राज्य केरल है और ये मालाबार तट पर स्थित है। अर्थात ये मैप देखते हैं तो ये मैप ऐसे आता है और यहाँ पर ये इंडिया का मैप है, जो दक्षिणी भारत का मैप है, यहाँ ये स्थान केरल होता है। और ये दोस्तों मालाबार तट पर, ये मालाबार तट है, इसी तट पर ये स्थित है और यहाँ का रहन सहन साधारण है। और यहाँ के लोग खाने की वस्तुओं में टैपियोका और नारियल को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और खाने को जो बनते हैं इनसे बड़े चाव से खाते हैं। तो ये केरल हमारा ये स्थान है। बाकी इधर जो है, इधर तमिलनाडु है और इधर ये कर्नाटक है, गोवा है, ऐसे ऐसे करके। तो ये दक्षिणी भारत के मैप में केरल पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
ये क्वेश्चन नंबर है 2। पर्यावरण का 2 नंबर देख लेते हैं। तो पर्यावरण में दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। झूम खेती जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऑप्शन दिया है, ये फसल मतलब एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। ऑप्शन बी है, इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। और तीसरा ऑप्शन हमारा है, इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। चौथा ऑप्शन है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशियों को उपयोग करके आवश्यकता अनुसार किया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, एक ही खेत में भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल और मिर्च सब्जियों को उगाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन में मिल रहा है ये डी ऑप्शन में मिल रहा है, ये बी और ई। और ई भी हमारा सही है, अर्थात डी वाला पोर्शन गलत है, इसमें डी गलत है। एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसलें मक्का सब्जियों को उगाया जाता है। तो ये बी और ई, ये बी ई जो है तीनों चीज़ें सही हैं और बाकी ये डी वाला गलत है। सी और डी दोनों गलत हैं। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, ये प्रश्न संख्या 3 दिया है। 3 को देख लेते हैं। तो चलो भैया प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए इसको खींचते हैं। हाँ, इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 3 में यह है, नीचे दी गई पहेली को हल करना है। एक पहेली दी गई है, इसको हल करना है। तो इस पहेली में दिया गया है, काले नीले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखी स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल बताना है। तो ये काली मिर्च है, इलायची है, सरसों है या लौंग है। तो दोस्तों इसका जो इस पहेली के माध्यम से ही समझ में मिलती है कि छोटी हूँ, बारीक हूँ, गोल हूँ, तो गोल होता है पीपर यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च जो होता है वो होता है गोल होता है, गोल होता है। इलायची तो थोड़ी दूसरे आकार में होती है, लौंग भी आकार दूसरा होता है, मस्टर्ड सरसों भी होता है, लेकिन ये इलायची जो काली मिर्ची जो होती है गोल गोल होती है, काली होती है, छोटी होती है, नमकीन भी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा छोटा कर लें। हाँ, ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा और उसकी गंध कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। अर्थात निम्न में जो कौन सा है पक्षी जो अपनी मादा को गंध को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो बाज है, रेशम कीट है, मच्छर है या तितली है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये रेशम कीट है जो अपने पार्टनर को यानी मादा पार्टनर को कई किलोमीटर दूर से सूंघ करके पता लगा लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पाँचवा देखते हैं। तो 5वां नंबर कहता है, यह है, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ पर अधिकांश लोग इलायची और बादाम डला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। तो शिलांग है, मैसूर है, हैदराबाद है या श्रीनगर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर के लोग जो होते हैं वो कहवा में और बादाम में इलायची बादाम डालकर कहवा पीना बहुत ही चाव से पसंद करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 और ये हमारा पर्यावरण पोर्शन चल रहा है। तो 6 नंबर में दिया गया है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण किया और वहाँ जिस प्रकार के घरों के लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में जो है भ्रमण किया और वहाँ के लोग कैसे रहते ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। विवरण क्या है, भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन लगभग 3 मीटर और 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय पर सीढ़ी को हटा देते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे प्रश्न दिया गया है, इसको देखते हैं। तो सीढ़ी को हटाने के बाद दिया गया है, ये सीढ़ी लोग हटा देते हैं
उसके बाद में ये घर के अंदर लकड़ी के बने और छतें ढालू करवाते हैं, ये राज्य होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा होता नहीं, मिजोरम नहीं होता, झारखंड नहीं होता, लेकिन असम के लोग ऐसे होते हैं कि जब वहाँ पानी भर जाता है तो इसके पानी के ऊपर जो है अपना बांस के उसमें जो बना करके रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर देख लेते हैं। तो 7 नंबर में दिया गया है, दिल्ली की टूरिज्म गाइड ने एक मानचित्र दिया गया है और इस मानचित्र के एक कोने में लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। अब यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को 21.2 सेंटीमीटर मापी गई है तो इन दोनों स्थानों के बीच की जो वास्तविक दूरी है वो निकटतम हमको बतानी है। तो चलिए इस सवाल को थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस कैलकुलेशन में दिया गया है, यहाँ दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर पैमाना दिया गया है। तो 1 सेंटीमीटर जो दिया गया है 990 मीटर के बराबर दिया गया है। चलो इस पहले चेंज कर लेते हैं कलर को, यहाँ आ जाते हैं। हाँ, तो ये 990 मीटर दिया गया है। उसके बाद में फिर है 21.2 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 21.2 गुणे 990। इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 20.988 मीटर। ये हो गया। तो अगर इसको हम जो है किलोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर हो जाएगा और 21 किलोमीटर दिया गया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात 21 किलोमीटर ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल जोड़ों को चुनिए। तो मलेरिया और मियादी बुखार यानी टाइफाइड होता है, चिकनगुनिया और डेंगू। हैजा और मियादी बुखार टाइफाइड है और डेंगू और हैजा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकनगुनिया और डेंगू। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और चिकनगुनिया और डेंगू जो है दोनों मच्छर के काटने से फैलते हैं और ये दोनों विषाणु जनित बीमारी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 9 में दिया गया है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वो युगल यानी जोड़ा जो है चुनिए जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुना दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। कौवा और चील हैं, बाज और गिद्ध है, और शकरखोरा और बाज है, या कौवा और गिद्ध है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, बाज और गिद्ध। यानी बाज और गिद्ध होता है। गिद्ध जो होता है ये यानी धा होता है गिद्ध। तो ये बाज और गिद्ध, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, तो नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10। 10 देखते हैं। तो 10 में दिया गया है, यह है वो राज्य जहाँ तोरांग का अर्थ जंगल कौन सा है। तो मिजोरम है, झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश है अथवा छत्तीसगढ़ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड हो जाएगा। झारखंड में ये राज्य है जहाँ तोरांग का अर्थ होता है जंगल। और झारखंड के लोग तोरांग शब्द का प्रयोग करते हैं और इसे कुडुक भाषा में झारखंड आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? कुडुक भाषा बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो दिया है 11 नंबर। 11 नंबर को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। तो 11 नंबर ये कहता है, किसी छात्र का घर एक्स और उसका विद्यालय वाई पर स्थित है, अर्थात कोई एक्स है यहाँ और वाई पर विद्यालय उसका स्थित है। विद्यालय पहुँचने के लिए वो छात्र ए पर जाता है और जो ठीक दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है, और जो बी पर जाता है वो ठीक ये पूर्व 60 मीटर की दूरी पर है, और सी पर जाता है तो ठीक दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है। अंत में अपने विद्यालय पहुंचता है। सी ठीक पूर्व में है और 60 मीटर की दूरी पर है विद्यालय सापेक्ष उसका घर। सही दिशा क्या होगी? विद्यालय पहुंचने के लिए छात्र पहले ये पर जाता है, तो पहले पॉइंट आता है यहाँ पर, अर्थात यक्स पर ये है, और यक्स से ए पर आया, यहाँ आ गया, और ये कह रहा है कि ये पर जाता है जो ठीक दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है।
तो भैया ये ऐसे दिशा बना लीजिए, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। अब ये कह रहा है कि 60 मीटर है और ठीक दक्षिण की तरफ है एक से, तो यहाँ आ गए दक्षिण की तरफ ठीक से। उसके बाद फिर कह रहा है 60 मीटर की दूरी तय करता है, फिर यहाँ आ जाइए बी पर जाता है, अर्थात ये यहाँ से कहीं यहाँ आएगा, बी पर जाता है जो ठीक ए से पूर्व, यानी यहाँ ए से लेकर ये पूर्व में है तो यहाँ पर आ गया। और दूरी इसकी जो बता रहा है तो बता रहा है 60 मीटर ये भी है। फिर कह रहा है ये बी पॉइंट है, तो कहता है कि वो फिर सी पर जाता है और सी जो है बी के ठीक दक्षिण में है, तो ये सी पर आया तो यहाँ आ गया, जिसकी दूरी 50 है, 50 हो गया। उसके बाद फिर कहता है वो अंत में अपने विद्यालय पहुँच जाता है और सी के ठीक पूर्व यानी ठीक पूर्व यहाँ आ जाएगा। सी की अपेक्षा पूछ रहा है तो ये भी 60 मीटर की दूरी पर है। अब सवाल में एक आ जा रहा है कि वो विद्यालय के सापेक्ष, तो विद्यालय इसका यहाँ है, ये हुआ विद्यालय और ये हुआ घर, तो इसके सापेक्ष ये कहाँ पर है। तो पहले तो दूरी जोड़ लेते हैं, पूछा नहीं है लेकिन जोड़ लेते हैं। तो 60 और 60, 50 और 60, तो 6 6 12, 6 18, 6 चौको 24 यानी 240 तो हो गया, जिसमें 10 घट जाएगा। 1 मिनट, इसको चला गया, 1 मिनट, अब तो नहीं आएगा। चलिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ x पर चला, ये यहाँ a पे गया, ये 60 दूरी है, फिर b पे आया, ये भी 60 दूरी है, फिर c पे गया, ये 50 दूरी है, फिर यहाँ ac है और यहाँ अपने विद्यालय पहुँच गया, तो इसकी दूरी जो है 60 है। अब ये 60 60 60 180 हो गया और 50 और जोड़ दीजिए, 8 5 13, 130 हो गया। तो दूरी तो 130 हो गई, लेकिन दूरी नहीं पूछा गया है विद्यालय के सापेक्ष ये किस दिशा में है, तो दिशा इसका यही होगा। तो यहाँ जब ऐसे जाएंगे तो दिशा ये हो गया, अर्थात ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम होगा, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। तो 12 में दिया गया है, एक ट्रेन भिवंडी रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को 20:30 पर चलकर 24 नवंबर को जो है 24 नवंबर 2022 को 3 बजे नगर कोइल रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। ट्रेन में इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच जो है 1877 किलोमीटर की दूरी चली हो, तो ट्रेन की औसत चाल निकटतम ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये 22 नवंबर 2022 को 20:30 पर चली, तो कुल मिला के ये घंटे जो बनाएंगे इसको, तो ये 3 घंटा 30 मिनट बाद ये जो है 24 बज जाएगा। उसके बाद फिर 24 घंटे के बाद ये दूसरे डेट में आ जाएगा, अर्थात 23 तारीख में आ जाएगा, 22 तारीख में आ जाएगा। अच्छा ये 22 नवंबर 22 में है, तो 23 आ जाएगा, रात्रि में 24 घंटे हो गए। फिर कह रहा 3 बजे, तो फिर ये 3 घंटे जुड़ जाएंगे, तो ये 24 घंटे तो हो गया, और ये 3 30 और 3 यानी 6:30, यानी कि 6:30 इसको ले सकते हैं। 6 सही 1/2 इसको लिखा जा सकता है। तो चलिए आगे इसको अब हल कर लेते हैं। इसमें दिया गया है जो कुल दूरी हमारी है, तो कुल दूरी लिख लेते हैं। तो कुल दूरी दी गई है, यह है 1877 km यानी किलोमीटर। अब आता है इसका मान, तो औसत चाल बराबर होता है औसत दूरी बटा औसत कुल यानी कुल समय जो होता है, तो ये हो जाएगा 24 और प्लस 6 सही 1/2, अर्थात 6.5 इसको लिखेंगे। तो ये हो गया 24 और 6, 24 को 6 घंटे में जोड़िए 30 घंटा हो गया, और ये आधा है तो ये 50 हो गया, यानी 30.5 बुला के 30.5 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब औसत चाल की बात की जाए तो औसत चाल होता है, औसत अभीष्ट जो चाल हमारी औसत चाल है वो है, पूरा दूरी दिया गया 1877 और बटा है 30.5, अर्थात ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 18,770 और बटा हो जाएगा 305। अब इसको काटेंगे तो ये कुल मिला के आ जाएगा
61.5 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको अप्रॉक्स मान लिया जाता है, 62 मान लिया जाता है। तो ये 62 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 देख लेते हैं। 13 में दिया गया है, मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत प्रदेश राज्य हैं। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत सीमांत राज्य गुजरात है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। गुजरात, तेलंगाना और उड़ीसा है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर होगा, गुजरात है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। तो ये जो पोर्शन ये होता है, ये गुजरात का हो गया। उसके बाद इधर का जो पोर्शन है, ये सब राजस्थान का हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र नीचे आ जाता है, महाराष्ट्र है। तो ये सभी जो है बीच में होता है, ये एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो इसको सभी लोग टच करते हैं, तो ये सीमा भी बनाते हैं, सीमांतर्गत इसीलिए कहलाते हैं। तो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में दिया गया है, राज्यों का वो एक समूह चुनिए जिसके समुद्र तट पर अरब सागर स्थित है। तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या गुजरात, केरल और तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है ये समुद्री तटीय हैं, अर्थात डायग्राम के माध्यम से समझ देते हैं। तो ये दिया गया है, 1 मिनट इसको जो साफ कर लें, अटपटा लग रहा है। तो डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये जो इंडिया का मैप हमारा है, इस तरह है। और इसमें सवाल पूछा गया है, वो राज्य जो एक समूह चुनिए जो समुद्र तट यानी अरब सागर पर हैं। तो इधर तो होता है बंगाल की खाड़ी, इधर होता है अरब सागर, और अरब सागर के पूछा गया है। तो हमारा इसका जो सही उत्तर आया है वो बी है। बी है, बी में दिया है केरल। तो केरल तो यहाँ बताया था अभी पहले, केरल यहाँ पड़ता है। कर्नाटक का पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक पड़ता है ये, और महाराष्ट्र जो है यहाँ एरिया पड़ता है। तो ये सभी तट जो हैं, ये तट क्या कहलाते हैं? ये केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र इधर हो गया, ये केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, सभी तट इधर के तट हैं, यानी अरब सागर के तट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, तो इसका जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में दिया गया है, ये 15 नंबर दोस्तों है, निम्नलिखित में से वो युगल चुनिए जो हमारे देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार से मिलकर बना है। तो लक्षद्वीप और पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली, नागालैंड और लद्दाख, मणिपुर और मेघालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड और लद्दाख। नागालैंड और लद्दाख जो है मिलकर बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 16 देखते हैं। 16 में दिया गया है दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, यह है रमा अवधान स्मार्ट शक्ति समस्या समाधान योजना बनाने का उल्लेख कर रही हैं, वो केंद्रित थी। तो किस पर केंद्रित थी? तो ये समस्या समूह दबाव पर है, सामाजिक कौशल पर है, सहयोगी कौशल पर है या संज्ञान पर है? तो इसका राइट आंसर है संज्ञान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न संख्या 17 में दिया गया है, ये 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, ईबीएस के शिक्षक बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों का आकार और अमाप बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? पत्तियों के विषय में वृद्धि, अवलोकन का वर्गीकरण और कौशल में वृद्धि, पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि या उसके अध्यापन में आमोद प्रमोद के तत्व की वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है दिया है, अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। तो 18 बहुत ही धुंधला दिख रहा है, चलिए कोशिश करते हैं। तो 18 नंबर कहता है, विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण में पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है?
शिक्षक उसके घरेलू वस्तुओं को बनाने के उपयोग होने वाले जैविक और भौतिक संसाधनों में समिति की उपलब्धता को बताता है ये। और शिक्षक अपने आसपास से उपस्थित वस्तुओं को और उनके व्यवहार के बारे में बताएंगे। तो ये दिया है शिक्षक औद्योगिकरण में वन उन्मूलन महत्वपूर्ण समझाएगा। विकल्प दिए गए हैं, तो विकल्प थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। ये दिया गया है, इसमें कहा गया है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो ये बी और डी सही माना जा रहा है, तो ये है ए बी। एक मिनट, कहाँ चला गया कर्सर? आ दिया गया है ए बी डी, ए बी और सी। तो ए बी और सी वाला सही हो जाएगा, अर्थात ए भी है, बी भी है, सही भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया गया है 19 नंबर। 19 नंबर देखते हैं। तो 19 नंबर में कहता है कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों में सही क्रम को व्यवस्थित करना है। क्रियाकलाप का संपादन, पुनरावृत्ति करना, योजना बनाना, प्रक्रम का विचार चिंतन करना, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा सी ए और डी बी। सी ए और डी और बी, ये इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात पहला आता है योजना बनाना। तो योजना बनाना पहले आता है, कोई किसी चीज़ की योजना बनाई जाती है। योजना बनाने के बाद आता है क्रियाकलाप का संपादन करना। जब योजना बना ली जाती है तो क्रियाकलाप कैसे हैं इनको देखा जाता है। क्रियाकलाप का संपादन, उसके बाद है प्रक्रम पर, यानी प्रक्रम पर चिंतन करना। प्रक्रम पर चिंतन है। उसके बाद है पुनरावृत्ति। ये चार चीज़ें हमने लिख दी हैं। तो योजना बनाना अर्थात सी पहले हो गया। फिर है क्रियाकलाप करना, तो क्रियाकलाप आता है ए में। उसके बाद है प्रक्रम का चिंतन करना, तो चिंतन करना है डी में। और फिर है पुनरावृत्ति, तो पुनरावृत्ति जो है वो है बी में। तो सी ए डी बी, सी ए डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ए डी बी, अर्थात ये ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन संख्या 20। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की स्वीकृति की प्रकृति को दर्शाती है। तो यह है ऑप्शन है पर्यावरण, अर्थात विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा उदाहरणों के अंतर्निहित विकसित करना, या किसी परिणामवादी भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना, या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों पर भाषण के लिए आमंत्रित करना, या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलग अलग पाठ्य योजना बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये, अर्थात विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा उदाहरणों में अंतर्दृष्टि विकसित करना। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट दिया गया है, यह प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। तो 21 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य को पहचानिए। तो विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, विद्यार्थियों को खेल सिखाना, और विद्यार्थियों के मन में भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, विद्यार्थियों में तर्क और क्षमता का विकास करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना और उनको क्षमतावान बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीमा अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों, पर्वों, उत्सवों
की जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य किया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। तो 22 में दिया गया है, रीमा अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए त्योहारों उत्सवों की जानकारी एकत्र करने के नियत से कार्य दिशा और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? तो देश में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए और हमारे देश की संस्कृति और विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। अथवा चलिए नेक्स्ट और आगे देखते हैं। तो आगे का ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें दिया गया है सी ऑप्शन हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाया जाए या विभिन्न त्योहारों को उत्सव के रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारे देश में संस्कृति और विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर दिया गया है दोस्तों, ये 23 नंबर है। आदित्य एक ईबीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी की कई चीज़ें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वो कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों को चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह के भिन्न विचार प्रस्तुत किया और एक जो भिन्न दृश्य बनाया उसके द्वारा उसने अवसर दिया है। तो ये ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों को उसकी प्रतिभा जो है प्रदर्शित करने का मौका मिलना चाहिए, जिससे वो अपनी क्षमता को बेहतर कर सके, विद्यार्थियों को प्रतियोगिता के मन में बैठाया जाए। तो इसमें ये कौन सा सही है, इसको देखना है। तो ये दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जो ये है विद्यार्थियों को, एक मिनट इसको पेन ले लें। तो हाँ, विद्यार्थियों को उसकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का, और बी वाला ऑप्शन है उसमें अपनी क्षमता को बेहतर कर सके वो। तो ये और भी सही है। ये और भी दिया गया ऑप्शन डी में, ये और भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर। 24 को देख लेते हैं। तो 24 नंबर दिया गया है, यहाँ आते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में दिया गया है, यदि आपको ईबीएस का कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? तो आप मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे, विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, उसे पढ़िए और पढ़ाइए, और समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। तो ईबीएस की जो कोई ईबीएस विषय में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तो शिक्षक को ये चाहिए कि वो अपने समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करे, और समूह शिक्षण में कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों को एक समूह में अनुदेशन प्रदान करें और उनको क्रियान्वित करें। तो ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है 25 नंबर। 25 नंबर में दिया गया है, आरती विद्यालय में ईबीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, और आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? तो विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना, विद्यार्थियों में रचनात्मकता प्रदर्शित करना, निर्दिष्ट करना, प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों में प्रसन्न करना, और विद्यार्थियों को भावी पेशा और विभिन्न विकल्पों के रूप में प्रशिक्षण देना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, अर्थात बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 दिया गया है। 26 को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें 26 नंबर है, ये 26 हो जाएगा। यह है, ईबीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि पर निर्भर करती है। ऑप्शन है विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, संसाधनों की उपलब्धता पर, बच्चों में आवश्यकताओं पर, या बच्चों का पूर्व अधिगम अनुभवों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो विद्यालय के
दर्शन शास्त्र पर पड़ता है। और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा। और नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, ये कहाँ गया, एक मिनट, तो ये है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है, एक मिनट, आगे दिया है ये 27 नंबर। 27 नंबर देखते हैं, ये कौन सा था, 26 था, 26 हो गया है, 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर दिया गया है, ये ईबीएस का शिक्षक अधिक प्रभावी होगा यदि विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे और वो अपने विषय पर अधिकार हो और विषय समाप्त करने से पश्चात गृह कार्य नियत कार्य दे और विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों का उद्देश्य बता दे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर दिया गया है दोस्तों, 28 नंबर है, ईबीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों में प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? तो पहला है नियत करना, प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान लगाना या निष्कर्ष निकालना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियत करना। नियत करना अर्थात ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है ये 29 नंबर देख लेते हैं। तो 29 नंबर में दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की एक विषय के तौर पर किस कक्षा या समूह में स्थान दिया गया है? तो दोस्तों ये ऑप्शन देख लेते हैं, सेकंड और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, या 6 और 7 या 9 और 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ईबीएस का अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो ईबीएस का अंतिम प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 30, इसको देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, प्राकृतिक संसाधनों को सीमित या उपलब्धि को एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? तो कैसे समझाएंगे, चलिए देखते हैं। इसको आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे ये दिया गया है, थोड़ा पोर्शन यहाँ बचा हुआ है, इसको देखते हैं। तो ये दिया गया है, यहाँ आते हैं, प्राकृतिक संसाधनों में अच्छी सी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, तो प्राकृतिक संसाधनों का अच्छा व्याख्यान देकर, किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से, या कक्षा में बच्चों के कोयले के टुकड़े दिखाकर उनकी भविष्य में उपलब्धता और उपयोग संबंधी चर्चा करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात जो चीज़ दिखा करके या प्रयोग करके बताई जाएगी वो सही होगा। तो डी इसका सही होगा, अर्थात कक्षा में बच्चों को कोयले के टुकड़े दिखाकर और उनके भविष्य में उपलब्धता के उपयोग संबंधी बातों पर चर्चा करके जो है समझाया जा सकता है। तो चलिए ईबीएस आज का ये समाप्त हुआ। अब आगे आते हैं, हिंदी विषय को देख लेते हैं। तो हिंदी विषय को देखते हैं। दोस्तों हिंदी विषय में दिया गया है, ये है 1 से 9 तक के इसी गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो डार्विन का कहना था कि जीवन एक लगातार संघर्ष है, जीव और प्रकृति के बीच में। इस संदर्भ में इस महाभारत में वही बचेगा जो बुद्धि और शरीर में सबसे अधिक सबल और सक्षम होगा। कमजोर धीरे धीरे नेस्तानाबूद को हो जाएंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह आधार मान्यता इस ईसाई विश्वास के विरुद्ध पड़ती जाएगी और अंत में विनम्र और विनयशील से बचेंगे। जबर आपस में लड़ भिड़ कर समाप्त हो जाएंगे। मार्क्स ने भी जीवन को अमीर गरीब के बीच में संघर्ष के रूप में ही देखा है। वैज्ञानिक प्रगति की धारणा मूलतः ये मानकर चलती है कि संपूर्ण पृथ्वी आदमी के हाथों पर सौंप दिया गया है और एक ऐसा अकूत खजाना है जिसे वो चाहे वैसे इस्तेमाल कर आज़ाद है। वो खुद को इस खजाने का हिस्सा है और उसका एक छत्र मालिक नहीं है। ये विवेक एक दूसरे की तरह अनुभूति देता है और न केवल भारतीय बल्कि संपूर्ण पूर्वीय विचारधारा ये बोध व्याप्त दिखाता है कि प्रकृति केवल एक भक्षक नहीं रक्षक भी है। हमें उसके विरुद्ध और उसके साथ चलना चाहिए और पोषक है। मनुष्य में कहीं ज़्यादा निरीह और कोमल प्राणियों का पालक है। ये दंभ की मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और आत्मघाती पिछले जो है
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आत्मघाती है, पिछले महायुद्धों में नेस्तनाबूत हुआ है और मनुष्य का ये मिथ्या दम्भ है कि सर्वश्रेष्ठ होने और उन्माद को आगे बढ़ाया जाए तो एक सीमा तक ये पहुंच सकता है। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं इसके आधार पर। तो प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा जो है वो है, इसमें दिया गया है नेस्तनाबूत शब्द किस भाषा का है? तो हिंदी का है, फारसी का है, संस्कृत का है या अंग्रेजी का है? तो दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है। नेस्तनाबूत जो है फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न है, अमीर गरीब में कौन सा समास है? तो अमीर और गरीब, बीच में डैश लगा है, तो इसमें बी ऑप्शन दिया गया द्वंद्व समास। अर्थात द्वंद्व समास की एक पहचान होती है कि बीच में डैश का निशान हो और अमीर गरीब लिखा है, तो इसका मतलब होता है ये दिया गया है इसका विलोम, जो पहला अक्षर हो उसका दूसरा विलोम हो, एक पहचान तो ये, दूसरा डैश बीच में लगा हो, तो वो द्वंद्व समास वहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है प्रश्न संख्या 3 है इसी के आधार पर। तो 3 में दिया गया है कि अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो ये दोस्तों विशेषण है, अर्थात विशेषता बताता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, ये क्या कर रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, निरीह का पर्याय है चालाक है, चापलूस है, मजबूत है और बेचारा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो बेचारा है। निरीह शब्द का अर्थ होता है बेचारा। फिर नेक्स्ट आता है 5वां, डार्विन का विचार है कि जीवन एक लगातार संघर्ष है, बुद्धि और शरीर के बीच, जीव और प्रकृति के बीच, अमीर और गरीब के बीच या विनम्र और जबर के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बिना जीव और प्रकृति के बीच है, अर्थात बी इसका सही उत्तर होगा बी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला दिया गया है प्रश्न संख्या 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें दिया गया है डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध है, पक्ष में है, ना पक्ष में है, ना विरुद्ध में है, समतुल्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विरुद्ध में है। डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध में है। 7वां देखते हैं, वैज्ञानिक प्रकृति की धारणा और प्रकृति मनुष्य के लिए अनुकूल खजाना है, एकाधिकारपूर्ण अनुकूल खजाना है और वो इस खजाने का हिस्सा है या एक छत्र मालिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एकाधिकारपूर्ण अछूत खजाना है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। चलिए अगला 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन है, मानवीय विचारधारा यानी भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा नहीं है? तो केवल एक भक्षक रक्षक भी है, अर्थात भक्षक नहीं है रक्षक भी है, वो विरुद्ध नहीं साथ भी है, और वो मनुष्य साथ निरीह प्राणियों का पोषक है या वो मनुष्य के सतत संघर्षशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनुष्य, वह मनुष्य के सतत संघर्षरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर देख लेते हैं। तो 9 नंबर दिया गया है, इसमें है मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का दम्भ है, उसके आत्मविश्वास को बढ़ावा देना या बढ़ाया जाना, प्रकृति पर अधिकार जमाना, 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाना या उसे सर्वश्रेष्ठ बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अर्थात सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इसको मिटाते हैं और कलम पेन ले लें, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 महायुद्धों में उसके उत्तरदायी बनाया जाए, अर्थात 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाना होता है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर पूछे गए 10 से 15 के क्वेश्चनों को देना है। तो इतना डर है कि बिखरा हुआ। आगे चलते हैं। इतना दम्भ की डर से बिखरा हुआ और मन में आता है तुम बीच में अंतर्मन हो, छिपे अंकुर सा अपने भीतर पालूं तब तक जब तक कि तुम पूर्ण पेड़ ना हो जाओ। वो फिर लगता है कि क्या तब तुम झेल सकोगी धूप के लिए ताए हवा में थपेड़े, बिजली में गर्जन तर्जन को क्या जमा सकोगी अपने पांव पृथ्वी पर मजबूती से डर डर कर भी। और बिटिया चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है
आगे फिर देखते हैं, बिटिया इतना तो जान चुकी हूँ, अपने दम पर किसी के तुझ में बीज की तरह उगना पड़ेगा। अपने बूते ही अपने हिस्से की धूप हवा और नमी को हक जमाते हैं। तो इसके आधार पर क्वेश्चन दिया गया, अंतर मन में कौन सी संधि है? तो अंतर मन में जो संधि है वो स्वर है, व्यंजन है, यण है या विसर्ग है? तो विसर्ग संधि है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न संख्या 11। 11 देख लेते हैं। 11 में है, तर्जन और गर्जन में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है, अर्थात अभी पहले बताया है कि एक शब्द का दूसरा विलोम होना चाहिए और डैश लगे तो ये द्वंद्व समास हो जाता है। ये एक पहचानने का तरीका है। 12वां नंबर है, धूप हवा और नमी प्रतीक है आंधी तूफान की, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, वर्षा और बाढ़ की, प्राकृतिक आपदाओं की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा है प्रश्न संख्या 13। 13 को देख लेते हैं। 13 में दिया है, कविता में बीज प्रतीक है तो संघर्ष का है, साहस का, स्त्री की अदम्य जिजीविषा और उत्पादकता का है या डर का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्त्री की अदम्य जिजीविषा और उत्पादकता का है। बी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यह है प्रश्न संख्या 14। 14 को देख लेते हैं, ये भी पद के आधार पर हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ, पंक्ति में पेड़ का आना जाना सूचक क्या है? माँ बेटी के प्रति आसक्ति है, माँ बेटी के प्रति उपेक्षा है, या माँ बेटी के प्रति करुणा है, या माँ बेटी के प्रति अधिकार का है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये, माँ बेटी के प्रति आश्वस्ति का है, अर्थात ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15वां नंबर, प्रस्तुत कविता क्या है? तो समाज में बेटियों के प्रति उपेक्षा की कहानी है, समाज का बेटियों के प्रति स्नेह को दर्शाती है, समाज का बेटियों के प्रति तिरस्कार की बात करती है, या समाज का बेटियों के प्रति शोषण उपेक्षा का तिरस्कार उपजी है? तो दोस्तों ये डी राइट आंसर हो जाएगा, समाज का बेटियों के प्रति शोषण उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर ये कहता है, निम्नलिखित में से किस भाषा के अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों को सीखा जाता है? तो प्रथम भाषा है, द्वितीय भाषा है, गृह भाषा है या मातृभाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये द्वितीय भाषा है। चलिए 17वां नंबर देखते हैं, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम को इस मायने से भिन्न है कि वो मुख्यतः अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान रखे जाएं, नियमों पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाएं, या नियमों के प्रयोग में ज्ञान पर बल देता है, या ड्रिल और आदत के निर्माण पर बल देता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन, अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियत प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है। 18 को देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये 18 नंबर है। इसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। रचनात्मक उपागम, उपदेशात्मक उपागम, वर्णनात्मक उपागम या संरचनात्मक उपागम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, आदेशात्मक उपागम हो जाएगा, यानी बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं, जब आप किसी अभ्यास या सामग्री में शिक्षार्थियों को आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? अभिग्रहण कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं या समीक्षा कहते हैं? तो इसको दो अनुकूलन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है प्रश्न संख्या 20। 20 को देखते हैं। तो 20 नंबर में दिया गया है, क्यों भाग रहे हैं भाई, 20 नंबर दिया गया है। ये 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, योगात्मक आकलन निदानात्मक और उपचारात्मक है, विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, विद्यार्थियों को सक्रिय सापेक्षता को स्वीकारता है, या शिक्षार्थियों को अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा डी, विद्यार्थियों के अधिगम और निष्पादन के निर्णय को लेने में प्रयुक्त किया जाता है। अब आते हैं 21 नंबर देखते हैं। तो 21 नंबर है, किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे में दी गई शब्दों की वर्तनी गलत
लिखने के बावजूद उसके समग्र भाषा का प्रयोग अच्छे अंक दिए जाते हैं। समग्र भाषा रचनावादी, संप्रेषणात्मक और व्यवहारवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समग्र भाषा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। तो 22 नंबर ये दिया गया है कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ सामग्री पढ़ते हैं तो ये किस प्रकार का पठन कहलाता है? क्या सरकारी तौर पर पठन कहलाता है, बारीकी से पठन कहलाता है, या एक्सट्रापोलेशन यानी पाठ्य के बाहर जाना होता है, या विश्लेषण होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन बी यानी बारीकी से पठन होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं। दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन सा कौशल शामिल है? पठन और लेखन, श्रवण और वाचन, श्रवण और पठन, या वाचन और लेखन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाचन और लेखन इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, ये प्रश्न संख्या 24 है। 24 में देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 ये कहता है कि प्रथम भाषा वो भाषा है जो बच्चे विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश से क्षमा करना, एक बार पुनः पढ़ देते हैं। हमारा जो ऑप्शन ये है विशेष प्रयास करके बच्चे अपने आसपास के परिवेश को अर्जित करते हैं, या बी बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, या औपचारिक स्थितियों से सीखते हैं अथवा औपचारिक स्थितियों से अर्जित करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो बी हो जाएगा, बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, अर्थात बड़े ही आसानी से अपने आसपास में होने वाली घटनाओं के बारे में परिचित होकर उससे सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ये प्रश्न संख्या 25, जो हिंदी का प्रश्न संख्या 25 है उसको देख लेते हैं। तो ये दिया गया है। तो अगला प्रश्न है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि उत्पादन को बोध है? स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, स्वानिकी और वाक्य विन्यास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वानिकी। चलिए 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? तो यह है आदर्श विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, विद्यार्थी सम्मान के प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, या विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो है 27 नंबर। 27 नंबर देख लेते हैं। तो 27 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुक्ता प्रवाह को समुन्नत करता है? संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, या समग्र भाषा उपागम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रेषणात्मक उपागम होता है। 28 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? तो ऑप्शन है पाठ के साथ अंतःक्रिया करना, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, या पढ़ना और उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना, या प्रत्येक शब्द को पढ़ना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रत्येक शब्द को पढ़ना होता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है 29 नंबर, और 29 और 30 नंबर, और 30 के बाद फिर समाप्त करते हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 29 नंबर हमारा अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? तो सही क्या है? लचीलेपन का अभाव, और अध्यापक केंद्रित है, या बाल केंद्रित है, या एक ही तरीके पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल केंद्रित है, क्योंकि इस पढ़ाई में बच्चा ही सब कुछ होता है। बच्चा ही हो, बच्चे को हेड मान लीजिए, उसके इर्द गिर्द आप घूमते रहिए, बच्चा जो है बच्चे के बारे में सब कुछ बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है बाल केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर कहता है गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? ये त्रुटि विश्लेषण कहलाता है, तुलनात्मक विश्लेषण कहलाता है, वाक्य विश्लेषण कहलाता है, या शब्द विश्लेषण कहता है? तो दोस्तों ये त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। तो ये रहे आज के हिंदी ईबीएस और एक आता है गणित, ये 3 पोर्शन इसमें कवर किए गए। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।